Hi, good morning friends. Once again we are here to discuss the second law of motion. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हमने डिस्कशन किया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में. आज हम डिस्कशन करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस. और जब भी कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे और इसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो इसका एक्सेलरेशन भी चेंज होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब हम ये जानेंगे कि कितना फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट पे हमारा कितना एक्सेलरेशन चेंज होगा, कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, या फिर कितना एक्सेलरेशन पाने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. हम इसके बारे में इस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे. चलिए हम कुछ एवरीडे लाइफ में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ चीजें हैं, उनको हम देखते हैं. सपोज अगर कोई आदमी टेबल टेनिस खेल रहा होता है और टेबल टेनिस बॉल से अगर उस आदमी को कोई चोट हिट होता है वो, तो उसे कोई खास चोट नहीं लगती, वो ज्यादा हर्ट नहीं होता. जबकि कोई क्रिकेट खेल रहा व्यक्ति को क्रिकेट का बॉल अगर लगता है तो उस क्रिकेट के बॉल से वो ज्यादा चोटिल होता है, ज्यादा हर्ट होता है. अब एक और ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि एक ट्रक है, वो रोड साइड कहीं किनारे खड़ा है, पार्क करा हुआ है, तो उस ट्रक से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती. लेकिन वही ट्रक जब बहुत ही स्लो स्पीड समथिंग लाइक 5 मीटर पर सेकेंड से भी अगर वो मूव कर रहा होता है और कोई आदमी उसके सामने आ जाए तो वो उस आदमी को मार सकता है. एक और ऑब्जर्वेशन है कि एक बुलेट है, बहुत हल्की है, लेकिन वो एक गन से छोड़ी गई है. उस गन से छोड़े जाने के कारण उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, हाई वेलोसिटी की बुलेट होती है. उस हाई वेलोसिटी की बुलेट होने के कारण वो भी किसी आदमी की जान ले सकती है. तो इन ऑब्जर्वेशन से हमने दो चीजें देखी, पहला मास ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. जो इंपैक्ट आ रहा है हमारा, दो इंपैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी. अभी हमने देखा कि एक चीजें बिल्कुल हल्की थी लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत हाई थी, तो भी वो हर्ट कर सकती थी. एक जिसकी बहुत ही ज्यादा मास था लेकिन बिल्कुल कम वेलोसिटी थी, फिर भी वो ज्यादा हर्ट कर सकती थी. सो हम कह सकते हैं कि देयर अपियर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी. किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और उसकी वेलोसिटी कुछ न कुछ इंपॉर्टेंस रखती है. और किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और उसकी वेलोसिटी जो है उसकी ये प्रॉपर्टी को हम मोमेंटम कहते हैं. मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यूटन और मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. सो मोमेंटम p इक्वल टू m मल्टीप्लीकेशन बाई v. वापस से हम एक बार रिपीट करें, किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और उस मास के साथ उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो इंपैक्ट प्रोड्यूस करती है, वो इंपैक्ट जो है वो उस इंपैक्ट को, जो प्रॉपर्टी है ये इंपैक्ट वाली, इसको हम मोमेंटम कहते हैं. इस मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास ऑफ दैट बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी. नेक्स्ट, मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. नेचुरली मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीपल बाई वेलोसिटी, और वेलोसिटी के पास भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है. सो हमारे मोमेंटम के पास भी मास में मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी में डायरेक्शन दोनों होगा. इसका डायरेक्शन भी वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और इसकी ऐसा यूनिट होगी डेफिनेटली फिर से किलोग्राम फॉर मास एंड मीटर पर सेकेंड फॉर वेलोसिटी. सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. Since the application of an unbalanced force brings a changes in the velocity of the object, it is therefore clear that force also produces a change in momentum. अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो इसकी वेलोसिटी चेंज होती है. इसकी वेलोसिटी चेंज होती है और वेलोसिटी
मल्टीपल बाई मास इक्वल टू मोमेंटम, तो नेचुरली मोमेंटम भी चेंज करता है ये। तो फोर्स जो अप्लाई है वो चेंज करता है मोमेंटम में किसी भी ऑब्जेक्ट का, बिकॉज ये चेंज करता है वेलोसिटी में। सो लेट अस कंसीडर ए सिचुएशन विच ए कार विथ ए डेड बैटरी is to be pushed along a straight road to give it a speed of 1 meter per second which is sufficient to start its engine। कोई भी गाड़ी कार खड़ी है जिसके लिए कि 1 मीटर पर सेकेंड का भी अगर हम इसे स्पीड देते हैं तो वो गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा, और उस गाड़ी को, कार को, जिसकी डेड बैटरी है, 1 या 2 पर्सन आदमी उसे पुश करते हैं। जो पुश करना मीन्स एक अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं। अनबैलेंस फोर्स लगने से वो कार मूव होती है, लेकिन उस कार में अभी इतनी स्पीड नहीं आई कि उसका इंजन स्टार्ट हो सके। इट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में वो कार नहीं आई, लेकिन वही 1 या 2 आदमी उस पुश को, जो वो एफर्ट लगा रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं उस कार पे, वो कंटिन्यूस रखते हैं कुछ समय के लिए। जब वो ही फोर्स कुछ समय के लिए रखते हैं तो उस कार में 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ जाती है, और फिर वो इंजन उसका स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सर्टेड। हम फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स लग रहा है, लेकिन कितने समय के लिए फोर्स लग रहा है ये भी इंपॉर्टेंट होता है हम किसी को चेंज ऑफ मोमेंटम करने के लिए। नाउ हम कंक्लूड कर सकते हैं इस बात पे कि फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज। उस टाइम रेट पे डिपेंड करता है जिस पे कि हमें मोमेंटम चेंज होता है फोर्स लगाने पे। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the change of momentum is simply the change of momentum, but the difference is the rate of change of momentum। आप देखेंगे दोनों में क्या चेंजेस है आगे, चेंज ऑफ मोमेंटम में, और दूसरा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने पहले पिछले वीडियो में बताया था चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सिंपल थिंग्स, बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। यहां पे भी चेंज ऑफ मोमेंटम इज ए सिंपल थिंग, बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज समथिंग डिफरेंट। नाउ हम एक मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, मास जिसका m है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है अपनी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ। उसकी एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, जो थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी भी लेके जाती है। अपने एक्सेलरेशन होने की वजह से उसकी जो नेक्स्ट वेलोसिटी होती है वो v होती है, और उस v वेलोसिटी को अचीव करने में t समय लगता है। बाय द कांस्टेंट फोर्स, जो कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स लग रहा है उस पर, वो F है। वो पूरे समय के लिए लग रहा है जितने समय में उसने इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी प्राप्त की। ड्यू टू एक्सेलरेशन वो T है। सो द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, इनिशियल वेलोसिटी जब थी तब उसकी मोमेंटम कितनी होगी, दैट इज mu, और जब फाइनल वेलोसिटी थी ड्यू टू एक्सेलरेशन तब उसकी क्या वेलोसिटी मोमेंटम होगी, दैट विल बी mv। सिंपली इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी। सो द चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स द डिफरेंस इन द मोमेंटम सिंपली। सो द चेंज ऑफ मोमेंटम इज द p2 minus p1। इट मीन्स द मोमेंटम एट फाइनल वेलोसिटी minus momentum as initial velocity।
So it is directly proportional to the change of momentum. So change of momentum is directly proportional to mv minus mu. mv minus mu. So m will be the common and it will be the m multiplied by v minus u. Now अभी हमने बात की थी चेंज ऑफ मोमेंटम एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. जो हम चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं तो इट इज सिंपली m मल्टीपल बाई v माइनस u. लेकिन जो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली कंसर्न होता है टाइम टेकन से कि कितना समय लगा और कितने यूनिट टाइम में जो रेट था चेंज मोमेंटम का वो पर यूनिट टाइम में निकलेगा. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में जो डिफरेंस है वो मैंने अभी बताया. चेंज ऑफ मोमेंटम इज सिंपली द मास इनटू द चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज जो यूनिट टाइम पे होता है दैट इज मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टी. और मुझे पता है कि द चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन. सो दिस चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum is equal to is proportional to m multiplied by this is a. So now on the applied force F और change of momentum हो रहा है हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से. So the applied force is F is proportional to the mass multiplied by the final velocity minus initial velocity divided by the time taken. And now F is equal to K multiplied by M multiplied by change of velocity that is V minus U divided by time. And this K is the proportional constant. हम समझते हैं कि इसके बारे में हम लोग अवेयर हैं proportional constant क्या होता है. So K is equal to proportional constant and F is equal to KMA because this part that is final velocity minus initial velocity divided by t is nothing but the acceleration. So F is equal to KMA. अब हम देखते हैं कि अगर हम मास को यूनिट कर लें दैट इज 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन को यूनिट कर लें दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हमारा फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K और K की वैल्यू भी हमारा यूनिट होगी दैट विल बी 1. अगर हम K की वैल्यू यूनिट मास और यूनिट एक्सेलरेशन के लिए 1 लेते हैं तब हमारा K की वैल्यू 1 आती है. और तो कब K की वैल्यू 1 आने पर F इजकल टू MA, F इजकल टू MA जो हमारा ये फाइनली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा प्रूफ होता है. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस. एंड मोमेंटम कहता है हमारा that is MA, that is force is equal to MA is the second law of motion and the unit of force is kg meter per second square. Kg for mass and for acceleration meter per second square. So the SI unit of force is kg meter per second square which has the symbol N. And second law of motion give us a method to measure the force acting on a object as a product of its mass and acceleration. ये हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है. अब हम एक और ऑब्जर्वेशन लेते हैं. लाइक क्रिकेट का कोई बॉल अगर कोई प्लेयर कैच करता है बॉल को तो वो बॉल को कैच करते के साथ अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है. अब जब वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है तो ऐसे में क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. इन डूइंग सो द फील्डर इंक्रीजेस द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेस टू 0. जब वो बॉल को पकड़ा होता है तब बॉल बहुत हाई वेलोसिटी में होती है. प्लेयर उसी स्पीड से जिस स्पीड से बॉल आ रही होती है उसी स्पीड से अपने हाथ को पीछे खींचता है और हाथ को पीछे खींचने के साथ साथ उस वेलोसिटी को डिक्रीज करता है 0 तक. बॉल को पकड़ने से बॉल को
खींच करके पीछे हाथ जीरो तक उसकी वेलोसिटी करने तक में जो समय लगता है, उस समय की वजह से उसका एक्सेलरेशन या वेलोसिटी जो है बॉल का जीरो हो जाता है, और उस जीरो एक्सेलरेशन होने की वजह से, जीरो वेलोसिटी होने की वजह से प्लेयर को चोट नहीं पड़ती, इम्पैक्ट जो है वो कम होता है। Thus the acceleration of the ball is decreases, then therefore the impact of the catching the fast moving ball is also reduced. So F is equal to ma. अगर हम एक्सेलरेशन रिड्यूस करेंगे, नो डाउट उसका फोर्स रिड्यूस होगा। अगर हम फोर्स रिड्यूस करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन रिड्यूस होगा। यहां पे हमें फोर्स वापस मिल रहा है, इम्पैक्ट जो बॉल का जो बॉल में मास थी और एक्सेलरेशन था, तो हमें रिजल्ट जब हम पकड़ेंगे बॉल को तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स। तो हमें फोर्स को रिड्यूस करना है, और हमें फोर्स को रिड्यूस करने के लिए अगर ज्यादा फोर्स लगेगा मुझे मेरे हाथ पे तो मुझे चोट लगेगी। तो बॉल ज्यादा फोर्स अप्लाई ना करे, बॉल के फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हम उसका एक्सेलरेशन रिड्यूस करते हैं, और एक्सेलरेशन रिड्यूस करने के लिए हम उसकी वेलोसिटी रिड्यूस करते हैं, और वेलोसिटी रिड्यूस करने के लिए हम बॉल को समय देते हैं, और हमारे हाथों से फोर्स जो लगता है वो उसके बॉल को समय देकर के बॉल के वेलोसिटी रिड्यूस करता है। तो हमारा बॉल का जो इम्पैक्ट हमारे पाम पे होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। नाउ इन हाई जंप देखते हैं, द एथलीट्स हैज मेड टू फॉल आइदर ऑन द कुशन बेड और ऑन द सैंड बेड। सिंपली कुशन बेड क्या करता है, कुशन बेड जब कोई आदमी, कोई एथलीट जंप करता है, जब वो गिरता है जहां पे, वहां पे एक गद्दा या कुशन बेड इस टाइप से रहता है, या फिर सैंड बेड, बालू का बेड रहता है वहां पे, या बालू बिछा रहता है। वो सेम काम करता है। जो फोर्स एक्सर्टेड होता है ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ द मूविंग बॉडी, दैट इज द एथलीट जो जंप करता है, वो ज्यादा फोर्स उसे वापस मिलेगा। उस फोर्स को कम करने के लिए वो ड्यूरेशन बढ़ाता है, अपने वेलोसिटी को कम करता है, और कुशन बेड उसे वेलोसिटी कम करने में मदद करता है। सिमिलरली दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट्स फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। दिस डिक्रीज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, हेंस द फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो डिक्रीज करेंगे, so try to ponder how karate player breaks a slab of ice with a single blow. अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि सिंगल ब्लो से कोई प्लेयर कैसे ब्रेक करता है, कराटे का प्लेयर, एक स्लैब को। The first law of motion can be mathematically stated from the mathematical expression from the second law of motion, that is F is equal to ma, and F is equal to, once again, m multiplied by a and a is equal to the change of velocity divided per unit time. So the change of velocity is v minus u, per unit time is divided by t. So ft is equal to mv minus mu. Again अगर फोर्स को हम जीरो करते हैं, then u is equal to v. मीन्स अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है, चाहे कोई सा भी समय लगे, t is negligible here because f is zero, then t is also zero. Then for long time अगर कोई वेलोसिटी v है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा v वेलोसिटी में रहेगा, या u है तो u वेलोसिटी में रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। मीन्स इफ e is zero, it means the body is in the rest, object in the rest, then v will also be zero. So फाइनल वेलोसिटी भी वो जीरो ही रहेगी। इसका मतलब है ये यहां से हम मोशंस लॉ के पहले जो लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ये फुलफिल करता है, ये F इक्वल टू ma, कि अगर कोई वस्तु, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया जाए तो अगर वो रन कर रही है, मीन्स F इक्वल टू, अगर कोई वस्तु रन कर रही है, मोशन में है, तो वो मोशन में रहेगी, और अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल पे बात करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं।
तो a constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 सेकेंड। एक फोर्स लगता है 5 kg के ऑब्जेक्ट पे जिसका मास 5 kg है 2 सेकेंड के लिए। नेचुरली इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी जो इंक्रीज होती है वो फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स पहले से वो ऑब्जेक्ट जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी और अब उसकी वेलोसिटी जो हो गई वो 7 मीटर पर सेकेंड की हुई। वो फोर्स अप्लाइड होने के बाद जो फोर्स 2 सेकेंड के लिए लगा था। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कितना फोर्स लगा वो फोर्स हमें निकालना है। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड टू द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब 2 सेकेंड के लिए वो फोर्स लगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 3 मीटर से 7 मीटर पर सेकेंड। तो अब वही फोर्स अगर 5 सेकेंड के लिए लग रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हमें यह भी निकालना है। सॉल्यूशन देखते हैं। जो हमें दिया हुआ है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। कितने समय के लिए फोर्स लगा था, दैट इज 2 सेकेंड, और मास कितना है इस बॉडी का, दैट इज 5 kg। सिंपली हमें इक्वेशन में पुट करते हैं F इक्वल टू एम यू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। सो F इक्वल टू 5 kg multiple by v minus u, that is 7 minus 3 meter per second and divided by 2 seconds, so it will be the 10n। so 10n का फोर्स अप्लाई होता हुआ एक मास जिसका 5 kg मास है ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड के लिए लगा तो उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड पे ले आया। अब हमें ये देखना है कि अगर वही फोर्स 5 सेकेंड के लिए लगता तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती। 1 सेकेंड हम वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास अभी F भी है और मुझे V निकालना है। तो V इक्वल टू इसी इक्वेशन को अगर वापस से पुट करते हैं देन V इक्वल टू U प्लस FT डिवाइडेड बाई M, और वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें पहले पुट करने के बाद मिलता है V इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, मोटर कार इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक हैज बीन अप्लाइड। 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी जा रही है और जब ब्रेक लगाया गया तो 4 सेकेंड लगा इसको रुकने में जब ब्रेक लगाया गया उसके बाद। सो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार। कितना ब्रेक से कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ ये निकालना है मुझे। इफ द मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 kg। जो मोटर कार थी उसमें जो पैसेंजर बैठे थे उनके पैसेंजर के साथ जो मोटर कार का मास था दैट इज 1000 kg। अब देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोटर कार दिया हुआ है दैट इज u इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। सो 108 मल्टीपल बाई 1000 मीटर एंड डिवाइडेड बाई 60 मल्टीपल बाई 60, सो इट विल बी नाउ 30 मीटर पर सेकेंड। और हम गाड़ी जो है ब्रेक रखने के बाद रुक जाती है। रुकने का मतलब हो गया कि हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। अब टोटल मास जो मोटर कार का है पैसेंजर के साथ है वो 1000 kg है और जो समय लगा रुकने के लिए वो हमारा 4 सेकेंड है। तो अब हम फॉर्मूला जो हमारा वापस से है दैट इज फोर्स इक्वल टू एम मल्टीपल बाई वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। हम वहां पे वैल्यू पुट करते हैं तो F की वैल्यू होगी 1000 kg मल्टीपल बाई इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर और फाइनल वेलोसिटी 0। सो 0 माइनस 30 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड के लिए लगता है, सो 4 सेकेंड। सो इट इज माइनस 7500 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और माइनस 7500 न्यूटन। अब यहां पे माइनस में आंसर आने का मतलब ये है कि ये एक्सेलरेशन नहीं, ये डी एक्सेलरेशन है। इट मीन्स कि वेलोसिटी कम रही है, एक्सेलरेशन कम रहा है और ये 0 की ओर जा रहा है। हाइयर एक्सेलरेशन से लोअर एक्सेलरेशन की ओर जा रहा है
हायर वेलोसिटी से लोअर वेलोसिटी की ओर जा रहा है, तो ये निगेटिव साइन हमें ये शो करता है कि जो फोर्स एग्जर्ट हुआ वो 7500 न्यूटन का था, लेकिन ये हमारा ब्रेक लगा और वो अपोजिट था डायरेक्शन के मोशन में, जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रही थी. दिस नेगेटिव साइन टेल अस दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मोटर कार. और कुछ एग्जांपल्स है, जैसे लाइक विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स. कौन सा रिक्वायर करेगा ग्रेटर फोर्स? एक्सेलरेटिंग ए 2 kg मास ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब ये कि 2 kg के ऑब्जेक्ट को, मास को, अगर मुझे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए ले आना होगा तो मुझे ज्यादा फोर्स लगेगा, या 4 kg के मास वाले ऑब्जेक्ट को हमें अगर देना पड़ेगा स्पीड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसमें हमें ज्यादा फोर्स लगेगा? हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन है, दैट इज F इक्वल टू ma. यहां पे m1 इक्वल टू 2 kg एंड a1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. m1 मीन्स पहले केस के लिए लेते हैं, पहले केस के लिए 2 kg मास है और एक्सेलरेशन जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर जो है, सेकेंड स्क्वायर का मतलब है कि इट इज एक्सेलरेशन. सेकेंड स्क्वायर वापस से ध्यान देना होगा ऑलवेज. पर सेकेंड इज वेलोसिटी, पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन. सो वी हैव m1 इक्वल टू 2 kg एंड a1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और m2 इक्वल टू 4 kg एंड a2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हम पहले केस में F फोर्स निकालते हैं तो हमें वैल्यू पुट करने के बाद 10N का मिलता है, और दूसरे केस में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें 8N का फोर्स लगाना पड़ता है. तो सिमिलरली which would require a greater force? It means first one 2 kg mass of object will require a greater force to achieve 5 meter per second square acceleration. Now another example will be there, that is 9.4. A force of 5N gives a mass m1 in acceleration of 10 meter per second and a mass m2 and acceleration of 20 मीटर पर सेकेंड. एक फोर्स 5N लग रहा है, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स दोनों मास पे सेम लग रहा है, दो ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लग रहा है. पहला ऑब्जेक्ट m1, वो उसे एक्सेलरेशन मिल जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और दूसरा जो m2 मास है उसका एक्सेलरेशन मिलता है उसे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव्स इफ बोथ द मासेस वेर टाइड टुगेदर? अब दोनों मास को हमने जोड़ दिया, अटैच कर दिया, साथ में कर दिया, और वही फोर्स लगा 5N का. तो अब क्या निकल करके आएगा? एक्सेलरेशन. क्वेश्चन फिर से समझ लें. फोर्स 5N दो अलग अलग मास ऑब्जेक्ट पे लग रहा है. ऑब्जेक्ट मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है. पहले का एक्सेलरेशन जो पाता है वो 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा जो एक्सेलरेशन पाता है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब उन दोनों ऑब्जेक्ट को हम कंबाइन कर देते हैं, साथ में मिला देते हैं, और फोर्स वही 5N लगाएंगे. तो अब हमें क्या निकल करके आएगा? इसका एक्सेलरेशन. अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन. m1 इक्वल टू f बाई ए, बिकॉज f इक्वल टू m वे. सो m1 निकल जाएगा. m1 कितना निकलेगा? फोर्स हमारा लग रहा है 5N और एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारा और सिमिलरली हम m2 निकाल लेंगे. m1 और m2 अगर हम निकाल लेते हैं तो जो कि हमारा निकलता है m1 इक्वल टू 5N डिवाइडेड बाई 10 मीटर पर स्क्वायर, दैट इज हाफ kg, एंड m2 इक्वल टू 5N डिवाइडेड बाई 20 मीटर स्क्वायर, दैट इज 0.25 kg. अब ये 0.5 kg का m1 और 0.25 kg का m2 हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं. सो हमारा m कितना हो गया? दैट इज m इक्वल टू 0.75 kg. अब हमारे पास क्या है? m इक्वल टू 0.75 kg. फोर्स इज कांस्टेंट, पता है मुझे 5N का फोर्स लग रहा है. अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है
It means the acceleration is a product of a combined by mass and the force. So A is equal to F divided by M. F is equal to ma वाले इक्वेशन से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F by m. So 5n divided by 0.75 kg is equal to 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसकी एक्सेलरेशन जो कंबाइन करने के बाद निकलेगी वो निकलेगी 6.67 पर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर. एक और एग्जांपल लेते हैं. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसी बॉल का जो मास 20 ग्राम्स का है, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन एज इन फिगर 9.9. हमें फिगर दिया हुआ है ग्राफ जो है हमारा वेलोसिटी और टाइम के साथ है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके बारे में हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं. हमारा ग्राफ कैसे पढ़ते हैं, ग्राफ्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ के हिसाब से कैसे काम किया जाता है. अब हम देखेंगे कि हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग टू द रेस्ट. अब ये कितना फोर्स इस बॉल पे लगा जो कि बॉल हमारा रेस्ट पे आया. अब इस ग्राफ के थ्रू अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी कितनी आई, रेस्ट पे आई बॉल, तो वो इसका मतलब हो गया 0. इट मीन्स मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज 0. बॉल का मास कितना है, दैट इज 20 ग्राम, ऑलरेडी दिया पड़ा है क्वेश्चन में. अब मुझे निकालना है हाउ मच फोर्स विल बी देयर. तो हमें F निकालना है. F इजकल टू फॉर्मूला हमारे पास ये है, F इजकल टू M ब्रैकेट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड टोटल टाइम टेकन. सो टाइम टेकन कितना आता है, जो इस ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बॉल ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेकेंड लेता है पूरा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से हमें 0 सेकेंड रेस्ट में आने के लिए. टोटल टाइम टेकन जो है हमारा 10 सेकेंड का है. सो हमारे पास क्या क्या मिल गया, हमारे पास मिल गया u इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, v 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड्स. सिंस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन है, so it is clear that ball moves with a constant acceleration. और constant acceleration कितना है हमारा a, that is v minus u divided by t. and v minus u divided by t जो निकल करके आता है हमारा that is minus 0.2 मीटर पर सेकेंड. ये माइनस जो फिर से सिंबल आया वो ये बताता है कि हमारा जो फोर्स लग रहा है, ये एक्सेलरेशन है, वो उस डायरेक्शन के अपोजिट में है जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है या फोर्स लग रहा है. सो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 20 ग्राम है. सो 20 डिवाइडेड बाई 1000 kg 1 सेकेंड. इट इज टाइम एक्सेलरेशन इज कितना है हमारा माइनस 0.02 मीटर पर सेकेंड. सो इट विल बी द फोर्स अप्लाइड ऑन is minus 0.0004 Newton. Once again, the negative sign implies that the frictional force exerted by the table is opposite to the direction of the motion of the ball, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं. अब ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जो हम अगले वीडियो में बताएंगे. हमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कोई सॉल्यूशन लेना हो, कोई और एग्जांपल्स हो जिसे नहीं बन रहा हो, मुझसे पूछना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए और हम अपने अगले वीडियो में थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताएंगे. धन्यवाद.